तो स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों आज बायोलॉजी के जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसमें आज अपना अगला वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। दोस्तों ऐसे पौधे जो छाया में पनपते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। दोस्तों अगर मुख्य श्वसन अंग की बात की जाए तो ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या फिर क्लोम। दोस्तों जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। जो मुख्य की बात की जाए तो वो श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नाक क्या है? बाहर से वायु ग्रहण करती है। ट्रेकिया में भी क्या है? वायु जाती है। लेकिन दोस्तों मुख्य श्वसन अंग की बात की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन है डायरिया, टीबी, निमोनिया और बी और सी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी बतानी है। तो यहाँ पर डायरिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, ये आंतों से संबंधित बीमारी है, इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारी है डायरिया। टीबी जो है जो किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एक होती है बीमारी, जो एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। साथ ही निमोनिया भी जो दोस्तों मुख्य रूप से बच्चों में होता है, ये भी क्या है? एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। दोस्तों निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि जो देखो दोस्तों यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की इस अवस्था को क्या कहते हैं। एक होगा निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड और प्रेशर, इसकी अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को बोला जाए, ऑप्शन है आपके पास हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन दोस्तों जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है, निम्न रक्तचाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। यहाँ पर पदार्थ पूछा है कि उत्सर्जन के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। तो दोस्तों जो मछलियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करती हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाली जाती है। अवशोषण। अवशोषण में दोस्तों तो अवशोषण किया जाता है, कोई जल बाहर नहीं निकाला जाता है। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक जल, आवश्यकता से भी अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन ये क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है जल बाहर निकाला जाता है। दोस्तों ये पत्तियाँ होती है, पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं दोस्तों? जैसे ही इन पर सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पर ये जो रंध्रों के द्वारा जल क्या होता है? वाष्पित होकर ऊपर उठ जाता है। तो जल की बूंदें क्या है? जल की बूंदों के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा या फिर जड़। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब ऑर्गन किसे कहा जाता है, अंग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हरित लवक क्या है? ये नहीं आएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों पत्तियों में होती है। किसकी वजह से होती है? तो हरित लवक है। लेकिन अंग कौन सा है? तो पत्तियाँ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र रहते हैं, स्टोमेटा, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। अभी आपको बताया था कि स्टोमेटा की वजह से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से होता है, जिससे क्या होती है? जल की हानि क्या होती है? आवश्यकता से अधिक होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ा का आकार होता है। दोस्तों फेफड़े किस आकार के होते हैं? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या फिर अंडाकार। तो दोस्तों जो फेफड़े होते हैं वो शंक्वाकार आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? शंक्वाकार के आकार के होते हैं। तो यहाँ पर कोनिकल शेप यानी कि शंकु आकार के हो जाएंगे फेफड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन रिएक्शंस जो होती हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, तो इस प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन, तो उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। तो दोस्तों अगर भोजन के पाचन की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता है कि भोजन के पाचन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन अपन शरीर जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन किस में काम आती है? भोजन के पाचन में काम आती है, अणुओं को तोड़ने में और एनर्जी निकालने में किसका यूज़ होता है? ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो दोस्तों जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहा जाता है? उस अभिक्रिया को उपचयन कहा जाएगा। ठीक है, उपचयन को आप अगर दोस्तों एक और नाम कहा जाता है, उपचयन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। दोस्तों उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जिसके अंदर क्या किया जाता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या की जाती है? ली जाती है। साथ ही हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? हाइड्रोजन को रिलीज किया जाता है या हाइड्रोजन को छोड़ा जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया, या फिर जिसे क्या कहेंगे अपन? ऑक्सीकरण भी कहेंगे। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों जो हार्मोन शब्द हैं वो किसने दिया था? रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर। तो दोस्तों यहाँ पर हार्मोन शब्द का सब नामकरण किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे कहा जाता है, तो ये किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल या फिर बेबीलोनियन। तो दोस्तों ये जो है जो क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम, ये वंशागति के नियमों से संबंधित है। किससे है? वंशागति के नियमों से, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो वंशागति के नियम हैं उनसे संबंधित है। और ये शब्द जो है पृथक्करण जो ये नियम जो है वो किसने दिया था? तो मेंडल ने ये नियम दिए थे, जो मटर के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट वो जो नियम दिए थे वो इन्होंने दिए थे, मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कि साइंस वर्ड या फिर बायोलॉजी, ये दोनों ही वर्ड एक ही इंसान ने दिए हैं। वो किसने दिए थे? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, वॉन मोल ने, पुरकिंजे ने या फिर अरस्तु ने। तो दोस्तों यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोग में तो दोस्तों लेमार्क तथा ट्रेविरेनस हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंस या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु या फिर अरिस्टोटल। क्लियर है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम। देखो दोस्तों यही बात आ गई, जीव विज्ञान के जनक मतलब बायोलॉजी के, फादर ऑफ बायोलॉजी। अभी बताया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अरिस्टोटल या अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक, ये भी अभी मैंने आपको बोला था, क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर 1 सेकेंड, जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यहाँ पर दोस्तों बोटनी शब्द की उत्पत्ति पूछा गया है, तो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर पोर्तुगीज। तो क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा के शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों कवक, शैवाल या फिर विषाणु, ये सभी। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। लेकिन कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी। यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन बन जाएगा, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहला जाएगा? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीकी। दोस्तों वर्गीकी में तो क्या बोलते हैं, पर्यावरण का अध्ययन नहीं किया जाएगा। वर्गीकी तो क्या है? टेक्सोनोमी है, नामकरण विज्ञान। आनुवांशिकी में जीन का अध्ययन और इनका अध्ययन किया जाएगा। कार्यकी में भी, फिजियोलॉजी में भी इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। पारिस्थितिकी जो है, इकोसिस्टम या इकोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? जीव विज्ञान की पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा।
नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पौधों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन या फिर वृक्षों का अध्ययन। दोस्तों आपको बता दें कि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एंथोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर डेंड्रोलॉजी क्या हो जाएगा, झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या हो जाएगा, झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है डेंड्रोलॉजी, तो दोस्तों डेंड्रोलॉजी हो जाएगा झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। और वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा, थोड़ी सी एरर हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर वृक्षों एवं झाड़ियों जो दोनों का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, डेंड्रोलॉजी कहलाएगा। आप गूगल कर सकते हैं इसको, तो क्या आएगा वहाँ पर, दोनों के अध्ययन में डेंड्रोलॉजी आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो आपको पता है, एंथोलॉजी क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। क्लियर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।